हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है फिजिक्स 11th चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, हमारा जो लेसन चल रहा है आज हम इसमें करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ये जो हमारे पास आज का टॉपिक है बड़ा सिंपल टॉपिक है। देखिए हमने कल के वीडियो में जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखिए सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी या कह सकते हैं हम सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम क्या होता है, उसका एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी का पूरा बैलेंस बन जाता है। दूसरा देखिए जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो थर्ड पॉइंट हमने किया था, सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा अनचेंज रहता है किसमें, इन्हें रोटेटरी मोशन होता है, इनका जो सर्कुलर मोशन होता है रोटेटरी मोशन होता है उसमें क्या रहता है, वो अनचेंज रहता है। लेकिन जो हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है किसमें चेंज होती है, वो जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसमें वो चेंज होता है। और देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है, उसकी बॉडी की शेप पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा था भी जो अलग अलग बॉडी हैं सभी का जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग अलग होता है। हमने रिएक्टेंगल का देखा था जो सेंटर ऑफ मास है, और स्क्वायर का देखा था हमने सेंटर ऑफ मास है, सर्कल का देखा था। जैसे सर्कल का जो सेंटर ऑफ मास था हमने थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज करा देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई थिन रोड है, देखिए जैसे मान लो हमारे पास कोई ये थिन रोड है, इस तरह की कोई थिन रोड है, पतली रोड है कोई, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, जो इसका सेंटर है मतलब बिटवीन, जैसे ये मान लो हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये कोई रोड है हमारे पास ए बी, तो जो ए और बी का मिड पॉइंट होगा वहाँ पे जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडी डिपेंड करता है। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है किसी भी बॉडी में, कहाँ पर वो लाई करता है। और देखिए दूसरी बात हमने एक बात और पढ़ी थी, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है और अंदर भी लाई कर सकता है। और देखिए जैसे हमारे पास कोई थिन सर्कुलर रिंग है, थिन सर्कुलर रिंग है, अगर मान लो जैसे हमारे पास कोई थिन सर्कुलर रिंग, हम आपको फिगर बना के दिखा देते हैं, इस तरह से कोई थिन सर्कुलर रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर लाई करता है। और जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर हो या रिएक्टेंगुलर लैमिना हो या कोई हमारे पास रिएक्टेंगुलर क्यूबिकल ब्लॉक हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे डिपेंड करता है, जो उसके डायगोनल कट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये स्क्वायर है तो इसका डायगोनल मान लो जहाँ पे भी कट करता है वैसे होता है मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, तो यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। और देखिए राइट सर्कुलर जो कोन होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ डिपेंड करता है, वो करता है पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ h/4 फ्रॉम इट्स बेस से h हाइट पर। मान लो जैसे हमारा कोनिकल फ्लास्क, हम आपको एक बार बना के दिखा देते हैं। कोनिकल फ्लास्क जैसे हमारा ये कोनिकल फ्लास्क होती है, ठीक है ना, इस तरह का जो साइज होता है वो किसका होता है, कोनिकल फ्लास्क है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ डिपेंड करेगा, जैसे मान लो ये हमारे पास हाइट h है, ये क्या है हमारे पास हाइट h, तो इसका 1/4 लेंगे हम, यानी कि h/4 जहाँ भी होगा वहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका लाई करता है। क्लियर है पॉइंट। अब हम बात करेंगे जो हमारा आज का मेन पॉइंट है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे होंगे। देखिए मान लो हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें n पार्टिकल्स है हमारे पास, विद इट्स टोटल मास कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका जो टोटल मास हम कांस्टेंट मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मान लो कोई पार्टिकल है हमारे पास आई फ्रॉम दिस सिस्टम, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ग्राफ किया था उसके हिसाब से देखें, इट्स पोजीशन इज मार्क्ड बाय वेक्टर आर आई, इस तरह से हम आर आई इस तरह से लेते हैं, आर आई वेक्टर आर आई, ठीक है ना, ठीक है ना, वेक्टर आर आई, एंड द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द गिवन ऑफ द पार्टिकल इज डिनोटेड बाय, यदि हम सेंटर ऑफ मास कई बार हम एम से डिनोट कर देते हैं, कई बार हम आर से भी डिनोट कर देते हैं, और शॉर्टकट में कई बार हम देखिए आर सी एम भी लिख देते हैं, आर सी एम। सी एम का मतलब आप यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लेंगे, इसका मतलब क्या होगा आर सेंटर ऑफ मास, सी एम कई बार सी ओ एम भी लिख देते हैं, सेंटर ऑफ मास या सी एम सिंपली, यानी कि यदि हम आर को सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, इक्विप्ड विद द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वी आर नाउ इन ए पोजिशन टू डिस्कस इट्स फिजिकल इंपॉर्टेंस फॉर द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स।
तो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी हमने जो है डेफिनेशन यदि हम देखें, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी इज द पॉइंट एट ए फिक्स्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी एज ए होल। ये हमने जो है इसकी डेफिनेशन की थी। देखिए जब हमने सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन किया था तो हमने सेंटर ऑफ मास क्या निकाला था, आर सेंटर ऑफ मास हमारे पास, वो किसके बराबर होता है हमारे पास, यदि हम आर पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो होता है सुमेशन ऑफ एम आई आर आई, हमने ऐसा पढ़ा था, एम आई आर आई ये हमने डेराइव किया था, डिवाइड बाई एम। एम क्या है, टोटल मास है, एम क्या है, टोटल मास, यानी कि हमारे पास एम क्या है, छोटा कैपिटल एम क्या लिया हमने, M1 प्लस M2, और इस तरह से Mn तक का जो सम होता है उसको कैपिटल एम से हमने डिनोट किया है। क्लियर है पॉइंट ये। अब क्या करते हैं हम, इसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसकी, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये MR बन जाएगा, और इधर क्या रहेगा हमारे पास, सुमेशन ऑफ MI RI, और MI RI का मतलब क्या है, सम ऑफ द M एंड R, यानी कि M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा MR MN RN आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यदि आपने डिफ्रेंशिएशन के रूल पढ़े हो ना, तो दो क्वांटिटी का यदि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, मान लो हमारे पास x और y है, देखिए इसका डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, पहला ऐसे कैसे, यानी कि x ऐसे कैसे इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई dx, ये डेरिवेटिव होता है डी। देखिए जैसे हमारे पास r है ना, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, r है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव नहीं होता क्योंकि मास ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए r का क्या बनेगा, dr बाई dt, विद रिस्पेक्ट टू t लिया ना, तो जिसके हम रिस्पेक्ट लेते हैं उसके साथ dt लगा देते हैं, dt हो जाएगा। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू x बोलता है तो वो हो जाता है dx, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो dt, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है तो ds, इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ds मतलब d साथ में लगाते हैं, तो डेरिवेटिव का सिंबल है एक तरह से d होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास देखिए ये MR है हमारे पास, m कॉन्स्टेंट हो गया, और r का डेरिवेटिव क्या होता है, dr बाई dt, याद रख लीजिए, +2 में आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे डेरिवेटिव क्या होता है, इसमें शॉर्ट ही लेके चलेंगे। अब इसका डेरिवेटिव सेम ऐसे ही जैसे इसका किया, तो M1 ऐसे कैसे आ गया, R1 का dr1 बाई dt, फिर ऐसी M2 ऐसे कैसे आ जाएगा, R2 का dr2 बाई dt, फिर ऐसे M3 ऐसे कैसे आ जाएगा, और R3 का dr3 बाई dt, ये हो गया हमारे पास इसका सभी का डेरिवेटिव। जो लास्ट में हम Mn करेंगे, Mn और dRn डिवाइड बाई dt, तो ये सभी क्वांटिटी का हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए हमने निकाल लिया डेरिवेटिव। अभी यदि आपने पढ़ा हो dr बाई dt, dr बाई dt, ये r क्या एक तरह से हमारी क्या है, डिस्टेंस है, क्या है ये, डिस्टेंस होती है हमारे पास, याद है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो उसका मतलब क्या होता है, वो वेलोसिटी होती है, क्या होती है, वेलोसिटी। तो यानी कि dr बाई dt जो हमारे पास इसमें है, ये देखिए ये जो dr बाई dt है ये किसके बराबर हो गया, v के बराबर हो गया, इसलिए v आ गया। अब ये dr1 बाई dt सेम क्वांटिटी है, तो ये भी वेलोसिटी है, ये v1 मान लेंगे हम, ठीक है ना। और इसी प्रकार हमारे पास ये dr2 है बाई dt, इसको मान लेंगे v2, और इसको मान लेंगे हम v3 एंड सो ऑन, इसको क्या मान लेंगे, vn, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास m1 v1, m2 v2, m3 v3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, mn vn, क्या आ जाएगा, mn vn। फिर वही हम जब हम जैसे हमें करना है 1 2 3 सुमेशन निकालना है, जोड़ निकालते हैं, तो ये फार्मूला हमारे पास सुमेशन ऑफ mi vi, और i की वैल्यू कहाँ तक जाती है, n तक आ जाती है, यानी कि i किसके बराबर है, 1 to n, 1 से लेकर के n तक होता है हमारे पास i। इसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, i इज इक्वल टू 1 2 और ऊपर लिख देते हैं n। क्लियर पॉइंट। वेयर v द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड vi रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल। ith का मतलब जो हमारे पास लास्ट का पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी हमारे पास ये आ जाती है। अब यदि आपने देखा होगा मोमेंटम की जो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, p इज इक्वल टू mv होता है, p इज इक्वल टू mv, यानी कि मोमेंटम होता है, p इज इक्वल टू mv, आपने डेफिनेशन पढ़ी है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए जो ये हमारे पास ये इक्वेशन आई इसको दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, mv का सेम वही करेंगे। m हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगा, v का डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी किया था हमने dv बाई dt, dv बाई dt, फिर m1 आएगा ऐसे कैसे, और v1 का dv1 बाई dt,
फिर m2 ऐसे कैसे, v2 का dv2/dt, फिर dv3/dt, और लास्ट में क्या आ जाएगा dvn/dt। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगेन हम जब दोबारा अब ये देखिए, ये देखा हमारे पास dv, और ये dv1 हो गया, ये dv2, फिर ये dv3, ये dvn, और सबके साथ dt तो आना ही है। क्लियर है। अब देखिए वहाँ पे हमने जो एक्सेलरेशन का, यदि आपको याद हो, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, dv क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय dt, ये होता है यदि आपको याद हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि dv/dt एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्या है dv/dt, ये क्या है dv/dt, ये क्या है dv/dt, और ये क्या है dv/dt, और ये क्या है dv/dt, यानी कि ये हो गया हमारे पास a1, ठीक है, और ये क्या हो गया a2, और ये क्या हो गया a3, और ये क्या हो गया लास्ट वाला an। तो सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये m ऐसे कैसे, ये dv/dt का क्या हो गया ma, v1 वाले का a1, v2 वाले का a2, v3 वाले का a3, और जो vn है उसका an आएगा। फिर वही इसका हम जब सुमेशन निकालेंगे तो टोटल सुमेशन में वही सुमेशन ऑफ mi ai, इन सभी का जोड़ हो जाएगा। इनका सब का जोड़ क्या बनेगा, ये सिंबल है हमारे पास मैथमेटिकली, जब हम करते हैं किसी का जोड़ निकालते हैं तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। यदि आपने देखिए फोर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, F इजिकल टू m में होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, F इजिकल टू मास इंटू, तो ये भी क्या है फोर्स, तो यानी कि F आ गया, ये Fi, और ये m1 a1 का F1 हो जाएगा दूसरा फोर्स, ये क्या हो जाएगा थर्ड फोर्स, और ये भी हमारे पास फोर्स, और ये लास्ट वाला भी क्या फोर्स, और जब सुमेशन में लिखना तो सुमेशन ऑफ Fi। क्लियर है पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास Fi इजिकल टू Fi इनिशियल प्लस Fi एक्सटर्नल, टोटल जोड़ा जाएगा हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल टोटल फोर्स होता है। इसका मतलब सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज तो जीरो होता है हमारे पास, सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेज क्या है जीरो होता है। तो हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सुमेशन ऑफ mi ai इज इक्वल टू f ऑफ i एक्सटर्नल, यानी कि f ऑफ एक्सटर्नल हमारे पास आ जाएगा टोटल हमारे पास। तो इस तरह से हमारा हो जाता है इसका डेरिवेशन। तो देखिए जो ये इक्वेशन जो हमारी ऊपर वाली है, इससे क्या होता है, दिस मीन दैट मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स पे वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स पे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ मूव एज इफ द होल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट इट एंड द एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, ठीक है। मतलब देखिए दूसरी पॉइंट, एक बात और हम यहाँ देखना चाहेंगे, टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब यदि हमने सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमें ये पता करने की जरूरत नहीं है कि उसका इंटरनल फोर्स क्या होता है, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स को हम जीरो मान के चलेंगे। फॉर दिस पर्पज वी नीड टू नो ओनली द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी में काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। देखिए हमने टोटल मोमेंटम अभी निकाला है, वो क्या निकाला है mv निकाला है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। देखिए फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ext का मतलब एक्सटर्नल फोर्स dp/dt, चेंज इन मोमेंटम बाई dt, dp/dt होता है हमारे पास जब हम एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, भी हमारे पास क्या बोलता है dp/dt होता है। dp/dt क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ होता है हमारे पास, dp/dt न्यूटन सेकंड लॉ होता है। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, एंड p क्या हो जाएगा फिर कांस्टेंट, p का मतलब यहाँ पे मोमेंटम। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल टू द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तब लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास,
कांस्टेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, ए रिजिड बॉडी में है बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, हमने जो पढ़ा है रिजिड बॉडी में ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है। अगर इस तरह का केस होता है कोई, इट इज़ यूजुअली कन्वीनियंट टू वर्क विद ए रेफरेंस फ्रेम दैट इज अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई, उसको हम किस तरह से देते हैं, आई इज इक्वल टू एम आई आर आई का स्केयर। फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी जो हमारे पास होगा, यदि मास हम उसको एम मान लेते हैं, डिस्टेंस आर ले लेते हैं, तो आई हमारे पास क्या होता है, एम आर स्केयर होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। ये एम आर स्केयर हमारे पास, एम आर टू नहीं है, ये क्या है, एम आर स्केयर होता है। ये देखिए ये वाला, ठीक है ना। ये सिंगल पार्टिकल की बात करता है। जब एन पार्टिकल होंगे तो एम आई आर आई हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। द मोमेंटम ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, यानी कि जो रिजिड बॉडी किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट यूजिंग द मेथड ऑफ इरेगुलर कैलकुलस। अब हम निकालेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, ठीक है। देखिए मोमेंटम की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है अभी तक, P बराबर क्या होता है, एम बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। अब मान लेते हैं हमारे पास, अभी देखिए हमने जो न्यूटन सेकंड लॉ की बात यदि हम करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है हमारे पास, फोर्स किसके बराबर होता है, डी पी बाई डी टी। ये न्यूटन सेकंड लॉ बोला है हमने, जो न्यूटन के लॉ किए थे उसमें पढ़ा था, फोर्स क्या होता है, डी पी बाई डी टी। फोर्स क्या होता है हमारे पास, डी पी बाई डी टी, ये याद होगा आपको, ये होता है, ठीक है ना। अब ये सिंगल पार्टिकल के लिए है। यदि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल जो जिसका मास वही m1 m2 m3 हम लेकर चलते हैं ना, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ हो गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड टू बी वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल। तो यानी कि ये पहला मोमेंटम हो गया, ये ठीक है ना, ये टोटल मोमेंटम, ये पहला मोमेंटम, ये दूसरा, और ये लास्ट का मोमेंटम हो जाएगा। और मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, P इज इक्वल टू एम वी, आप याद रखेंगे मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने P1 के लिए क्या रख दिया, M1 V1, P2 के लिए रख दिया M2 V2, और Pn के लिए क्या रख दिया, Mn Vn। लेकिन हमें पता है P किसके बराबर है, mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम of the particle is equal to the product of the total mass of the system and the velocity of its center of mass। अब हम यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे हमने पिछले आर्टिकल में किया है, P इज इक्वल टू एम वी को, P इज इक्वल टू एम वी को, P का वही डेरिवेटिव हमारे पास क्या गया, डी पी बाई डी टी। अभी हमने किया था ना, P के साथ D लगा दो तो वो डेरिवेटिव बन जाता है डी पी बाई डी टी। फिर वही M का तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और V का क्या आएगा हमारे पास, डी वी बाई डी टी। फिर देखिए दोबारा, फिर देखिए वो डी वी बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसलिए ये एम ए बन गया, इनकी मास इंटू एक्सेलरेशन बन गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 है, यानी कि ये वाली इक्वेशन देखिए, ये एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। इस इक्वेशन को, और जो अभी हमने इक्वेशन निकाली है, इक्वेशन नंबर 3 है जो हमारे पास, ये एम ए, देखिए फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम ए किसके बराबर हो गया, फोर्स के बराबर है। और वो हमारे पास डी पी बाई डी टी था, वो भी फोर्स के बराबर था ना। अब ये भी क्या आ गया हमारे पास, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल फोर्स हम जीरो मानेंगे तो इंटरनल फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे जब सेंटर ऑफ मास की हम बात करते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ एक्सटेंडेड टू द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। सपोज दैट द सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज 0। यदि हमारा टोटल पार्टिकल 0 हो जाएगा तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आई है, ये किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये 0 के बराबर यदि हम ले लेते हैं तो मोमेंटम, यानी कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, यानी कि कांस्टेंट हो गया हमारे पास जो मोमेंट है। व्हेन द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम।
अब जो हमारी इक्वेशन 2 है, देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर 2 यानी कि P इजिकल टू एम बी, ये क्या कहती है हमारी इक्वेशन नंबर 2, दैट टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। जो हमारी ये इक्वेशन नंबर सेकंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड कहती है हमारे पास। देखिए दूसरा पॉइंट आप नोट करने के लिए क्या है, दैट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, कहने का मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑन वन अनदर, द इंडिविजुअल पार्टिकल जो होगा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री होगा, यानी कि यट द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, द सेंटर ऑफ मास मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हमें पता है। क्लियर ना? तो जो अभी हमने डेरिवेशन निकाला है उसमें उसके हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो हमें फिजिक्स में कई प्रॉब्लम हमारे पास सामने आती हैं, जैसे हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके की प्रॉब्लम होती है, और कई तरह से हम वर्क करते हैं, लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम की बात करके चलेंगे। जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, बाइनरी स्टार्स इन ए कॉमन ऑकरेंस, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ डबल स्टार मूव्स लाइक ए फ्री पार्टिकल, तो जो डबल स्टार है हमारे पास वो फ्री घूमेगा, यानी कि द ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द टू स्टार ऑफ इक्वल मास आर आल्सो शोन, हमारे पास हो सकते हैं, जो कि फिगर में यदि हम आपको दिखाना चाहें तो फिगर उसके लिए हमारे पास किस तरह से रहेगा। देखिए ट्रेजेक्ट्री का जो बनेगा हमारे पास, दिखा देते हैं हम आपको फिगर। ये मान लो हमारे पास कोई सेंटर ऑफ लाइन है, तो ये इस तरह से हमारे पास फिगर बनता है जब हम किसी ट्रेजेक्ट्री स्टार की बात करते हैं, डबल स्टार की बात करते हैं। क्लियर है ना पॉइंट? इसका मतलब क्या, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ट्रेजेक्ट्री स्टार का, आर कम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन रहेगा वो, और दूसरा हमारे पास वो क्या रहेगा, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द स्टार अबाउट द सेंटर ऑफ द मास, और इस तरह से भी वो सर्कल में मूव करता है और सीधा भी मूव करता है। ठीक है ना? तो यानी कि एज वी कैन सी दैट, दो एग्जाम्पल हमारे पास, सेपरेटिंग मोशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम ऑफ मोशन इनटू सेंटर ऑफ मास एंड द मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ द मास इज वेरी यूजफुल टेक्निक दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ द सिस्टम। तो ये था हमारे पास जो आज का मेन पॉइंट था हमारे पास, सेंटर ऑफ मास, यानी कि जब मोशन में कोई बॉडी होती है तो उसका हम किस तरह से निकालेंगे रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।